हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू पीपल्स आर डूइंग वेल और आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी ठीक से कर रहे हैं। आज हम लोग सिविक्स का सबसे पहला चैप्टर दैट इज़ पावर शेयरिंग पूरी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन को ख़त्म कर दिया था पूरी तरीके से। उस क्लास में थोड़ी सी ऑडियो की इश्यू हो गई थी, मेरे कारण बिल्कुल नहीं हुई थी, वो हुई थी आपको अपने एडिटर भाई के कारण। ठीक है, जो कि मतलब ठीक है। तो उस वीडियो में आप एक काम करिएगा, क्रोम एक्सटेंशन लगा के, एक क्रोम एक्सटेंशन आता है उसको लगा के आप करिएगा, जिससे कि आप बिल्कुल ही आराम से उसको देख सकें। ठीक है, दूसरी बात, अब हम लोग बात करते हैं पावर शेयरिंग की। इस वीडियो में हम लोग पावर शेयरिंग को कम्प्लीटली ख़त्म करने जा रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड। हाँ ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पावर शेयरिंग को बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म करने जा रहे हैं। इस वीडियो में के बाद आप लोग एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल पावर शेयरिंग के तौर पे रेडी हो जाएंगे, लेकिन इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आप एक बार NCERT जरूर पढ़ें। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो उसके लिए आप उसको इग्नोर कर दीजिए, वो हमारी गलती नहीं होगी, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए, इस पैराग्राफ में, इस वाले में हमें क्या बताया गया है। इस पैराग्राफ में हमें कुछ नहीं बताया हुआ है। इस पैराग्राफ में हमें पिछले चैप्टर की याद दिलाता है, जो कि पिछले चैप्टर भी नहीं, पिछले क्लास की, जो कि है अपना क्या था यार, हाँ, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, ये उस चीज़ की बात करता है। तो होप ये आप लोगों ने पिछले क्लास को ठीक से पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो उसको उसको ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने का, मतलब ठीक है, ज़रूरत है अगर आप कुछ अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं तो। लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे क्यों हो रहा है यार ये बार बार। एक सेकेंड, आप एक सेकेंड होल्ड करिएगा। हाँ, और ठीक है, मुझे लगता है ठीक काम कर रहना चाहिए। चलिए ठीक है। तो हाँ, यहाँ हमने बात कर ली कि ये जो है किस चीज़ के ऊपर, ये पैराग्राफ किस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगले हाँ, अब यहाँ पे आप आ जाइए। इस इस पेज में हम लोगों को इस चैप्टर में हम लोगों को 2 कंट्री की कहानी पढ़नी है। ठीक है, कौन कौन सी है वो 2 कंट्री। एक है आपको बेल्जियम और एक है आपको अपना श्रीलंका। अपना तो नहीं, माने श्रीलंका। ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी हम लोग को पढ़नी है। तो अब शुरू करते हैं। देखिए, इसको हटा देते हैं। अब मेरे हिसाब से यहाँ से अब हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वह यहाँ से पहले तक जो भी दिक्कत है उसको आप इग्नोर करें। ठीक है, और अभी हम लोग यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। बेल्जियम जो है वो एक कंट्री है यूरोप में। ठीक है, यूरोप में एक कंट्री है। ठीक है, यूरोप में एक कंट्री है। इस कंट्री के, ठीक है, इस कंट्री के मान लेते हैं कि एक सेकंड, यहाँ पे बेल्जियम का डायग्राम दिया होगा। हाँ हाँ, ये रहा बेल्जियम का डायग्राम। ठीक है, इस मतलब मैप, डायग्राम नहीं, कोई नहीं बोलेगा, है ना। इस बेल्जियम के यहाँ ऊपर तरफ, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ नेदरलैंड पड़ता है। ठीक है, नेदरलैंड। ठीक है,
इस तरफ हम लोग को जर्मनी पड़ता है, ठीक है। और हम लोग को इस तरफ फ्रांस पड़ता है, ठीक है, फ्रांस। और इस तरफ लग्जमबर्ग भी एक कंट्री है, ठीक है। तो इसमें कहानी क्या है? कहानी ये है कि ऊपर वाला जो एक रंग कलर को चेंज कर लेता हूँ मैं। हाँ, ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है, ये इस जगह पे ये जो जगह है, इस जगह पे जो लोग रहते हैं वो डच बोलते हैं। डच क्या है? डच एक लैंग्वेज है, ठीक है। डच एक लैंग्वेज है, ठीक है। डच स्पीकिंग इस कंट्री में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 59% के साथ, ठीक है। डच स्पीकिंग है इस कंट्री में 59% के साथ। यहाँ पे आपको दिखेगा, एक सेकंड इसको सबको मिटा दूँ मैं। हाँ, अब ये देखिए, ये 59% के साथ डच स्पीकिंग पर्सन यहाँ रहते हैं। और दूसरा और नीचे आता हूँ, रुकिए। ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये जो रेड दिख रहा है, रेड पार्ट, इसमें ये वोलोनिया रीजन है। इस रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं, ठीक है। इस रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं। फ्रेंच स्पीकिंग इस कंट्री में कम है, जो कि है सिर्फ 40%, ठीक है। अब आप बोलोगे कि 59, ठीक है, 40, तो 1% कहाँ गया? ये जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है, इस जगह पे 1% जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। अब हमने इस कंट्री की इस चीज़ को बोलते हैं एथनिक कंपोजिशन। इस कंट्री की एथनिक कंपोजिशन को हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस कंट्री की अगर एथनिक कंपोजिशन इतनी सारी है, तो इस कंट्री ने अपने एथनिक कंपोजिशन को मैनेज कैसे किया। उससे पहले एक और देश है श्रीलंका, इसके बारे में भी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर दोनों ने अपने एथनिक कंपोजिशन को कैसे मैनेज किया सो जानेंगे। श्रीलंका के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन, एक सेकंड, श्रीलंका का मैप मैं पहले दिखा दूँ आपको, कहाँ होगा मैप इसका। मैप 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 मिल गया मैप। अरे यार, हाँ अभी ठीक है। हाँ, ये है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका बहुत छोटा सा आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री मतलब ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। इसका ये जो पार्ट है, ये यहाँ का पार्ट जो है, एक सेकंड, पेन पेन पेन, हाँ, ये यहाँ का जो इसका पार्ट है, ठीक है, यहाँ का जो इसका पार्ट है, इस इतना दूर का पार्ट, ये हम लोग के इंडिया के तमिलनाडु से बहुत नज़दीक है, ठीक है। इंडिया के तमिलनाडु से यह पार्ट बहुत नज़दीक आता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि श्रीलंका का क्या कहानी है। सो अब आप देखिए, तो मैंने बता दिया श्रीलंका के अपने इस तरफ से, मैंने नॉर्थन ईस्ट तरफ से हम लोग का इंडिया का तमिलनाडु भी पड़ जाता है, ठीक है। श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या है? श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन बहुत अजब गजब है। इसमें 74% जो लोग हैं वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, और सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, स्पेलिंग आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, बुक में। सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, और 18% आपको तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। बाकी भी कुछ कुछ चिटपुट लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो सब हम लोग को नहीं जानना है। सिन्हाला लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे सिन्हाला का स्पेलिंग है ना, तो यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा आपको सिन्हाला का स्पेलिंग। और जो लोग सिन्हाला बोलते हैं, ठीक है, जो लोग सिन्हाला बोलते हैं, ये सब बुद्धिस्ट है, मतलब बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, बुद्धिज़्म को कैटर करते हैं, ठीक है।
और जो 18% ठीक है तमिल बोलते हैं, ये तमिल दो टाइप के हैं। एक है इंडियन तमिल। इंडियन तमिल कैसे आ गया, तो जैसे जब ब्रिटिशर्स हम लोगों ने पे कब्जा किया था, जो कि हम लोग नेशनलाइजेशन इन यूरोप में पढ़ेंगे, तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और ठीक है, तो नेशनलाइजेशन इन यूरोप में हम लोग वो भी देख लेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कहाँ गया, हाँ 18% तमिल स्पीकिंग है, उसमें भी दो तमिल है। एक है श्रीलंकन नेटिव तमिल। जब हम लोगों पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था, तो वहाँ पे टी प्लांटेशन के लिए हम लोग के तमिलनाडु से कुछ वर्कर्स को मैंने लेके चले गए थे, ठीक है, सीधी सीधी बात। तो वहाँ पे जो लोग रह गए, जो तमिल बोलते हैं, जो कि इंडिया से गए थे, तो वो इंडियन तमिल। जो वहाँ के नेटिव है सो श्रीलंकन तमिल, ठीक है। अब ये हो गई आपको श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन, मतलब ऐसे ऐसे लोग श्रीलंका में रहते थे। अब दो चीज़ है, दो और टॉपिक है आप पे इसमें। एक तो है ये मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, और एक है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। मेजोरिटेरियनिज्म का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए, ये वाला डेफिनेशन जो है, ये वाला डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेजोरिटेरियनिज्म का, आई बिलीव दैट अ मेजोरिटी कम्युनिटी should be able to run a country in whichever way it wants by disregarding the wishes of needs of minorities, ठीक है। ये होता है मेजोरिटेरियनिज्म। ये इसको आपको डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिखेगा कि हुआ क्या था कि, अब मेरी बात सुनिए, अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, हाइलाइटर ले रहा हूँ, सिर्फ अंडरलाइन करूँगा। 1956 में जो गवर्नमेंट जीती, ठीक है, श्रीलंका में, श्रीलंका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो भी गवर्नमेंट जीती, उन्होंने क्या किया कि एक एक्ट लाया, ठीक है। उस 1956 में एक एक्ट लाया गया, 1956 आपको याद रखना है। उसमें क्या हुआ कि सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, और तमिल को इन लोगों ने कोई भी वैल्यू नहीं दी, ठीक है। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट जॉब्स में सिन्हाला स्पीकर्स को ये दिया गया, मतलब सिन्हाला स्पीकर्स को ज़्यादा वैल्यू दी गई। सीधे सीधी बात कीजिए, फोस्टर लिखा हुआ है, मतलब सिन्हाला स्पीकर, मान लीजिए कि आप अगर सिन्हाला बोलते हैं और आपसे कोई अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति को तमिल बोलता है, तो आपकी जॉब लगेगी, उसकी नहीं लगेगी। ऐसे सिंपल सिंपल कहानी थी, ठीक है। तो इसलिए वहाँ के सिन्हाला स्पीकर्स जो थे वो थोड़े से गुस्सा हो गए, थोड़े से क्या, ज़्यादा गुस्सा हो गए एक समय पे आकर। होता क्या है, जब ये लोग गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर अब बात होती है, लोग बोलते हैं भाई, पहले तो शुरू शुरू में अच्छे से बोलते हैं कि हमें तमिल को भी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, हमने तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज कम से कम घोषित कर दिया जाए, तमिल को भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए एटलीस्ट। उनका कोई ऐसा मांग नहीं था कि हमें बुद्धिज़्म को ही फोस्टर करना है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज, एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ट्रीट किया जाए, ये उनका मोटिव था, ओके। अब लेकिन उस समय की जो गवर्नमेंट थी, जैसे मान लीजिए कि अभी की गवर्नमेंट है, कुछ कुछ वादा करती है ना, तो वो वादा करती है, वो वादा वो पूरा करती है तो ही अगले साल आती है, ठीक है। तो अब ये गवर्नमेंट ने भी वादा किया था कि भाई ये होगा कि मतलब सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद इन्होंने उसको ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज 1956 एक्ट में बना दिया, तो अब उसको हटा भी नहीं रहे हैं, मतलब ये लोग भी जीत पे आ गए हैं। तमिल वाले भी बोल रहे हैं कि भाई हमें और कम से कम ओनली नहीं लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज तो कंसिडर करो। तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत समय तक नॉर्मल नॉर्मल चिटपुट चिटपुट वॉर चलती है, लेकिन एक समय पर आकर, ठीक है,
ये वॉर जो है एक ये वॉर जो है एक समय पर आकर सिविल वॉर का कंडीशन ले लेती है। 1980s में सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर में क्या होता है कि एक ही कंट्री के लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं, आपस में ही लड़ने लगते हैं, किसी भी कारण से लड़ रहे हैं भाई, लेकिन लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन 1980s में आ जाता है और इसमें श्रीलंका में लाखों लोगों की मौत होती है। ठीक है, लाखों लोगों की मौत होती है श्रीलंका में। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, 1980s में श्रीलंका में लाखों लोगों की मौत होती है और ये एक सिविल वॉर शुरू होता है। सिविल वॉर का भी डायरेक्ट डेफिनेशन आपको याद करना है। हज़ारों पीपल्स ऑफ बोथ कम्युनिटी हैज़ बीन किल्ड, लिखा हुआ है हज़ारों, लेकिन लाखों लोगों की मौत हुई थी। एग्ज़ाम में आया तो आपको हज़ारों ही लिखना है। और ये वॉर 2009 में जाके ख़त्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे आ जाते हैं एकोमोडेशन मॉडल इन बेल्जियम। बेल्जियम में भी एथनिक कंपोजिशन थी, आपको मैंने अभी बताया, लेकिन बेल्जियम इसको मेजोरिटेनिज्म करके नहीं कैटर करता है। बेल्जियम सोचता है कि हम लोग सबको एक साथ रहना चाहिए। तो बेल्जियम के लीडर्स क्या करते हैं, ठीक है, डिफरेंट पाथ लेते हैं श्रीलंका से। 1990 मतलब 1990s और 1993 के बीच में ये लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड करते हैं। ठीक है, और इसमें अमेंडमेंट क्या करते हैं, तो ये लोग कुल मिलाकर 4 रूल लाते हैं। ठीक है, रूल आप लोग एक एक बार पढ़ लीजिएगा। ये है एक, ये है एक, ये है एक और एक पीछे है। ठीक है, रूल एक एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हर चीज़ तो मैं नहीं बता सकता। रूल आप लोग एक एक बार अपने से खुद से पढ़िएगा, खुद से कुछ करना चाहिए भाई। ठीक है, बैठे बैठे घर नहीं बन रहा है भाई। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखिए 4 रूल है। 4 रूल को मैं एक काम करता हूँ, ऐसे समझा देता हूँ। तो पहला रूल क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग मेंबर्स, माने जैसे हम लोग के देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, संसद, वैसे ही उधर भी सांसद होते हैं। तो डच जो लोग बोलते हैं उनके नंबर ऑफ सांसद, और जो लोग क्या बोलते हैं फ्रेंच, उनके नंबर ऑफ सांसद एक ही रहेंगे। मतलब नंबर दोनों के एक रहेंगे, एक ही नहीं रहेंगे वो नहीं। मतलब दोनों, मान लीजिए कि अगर फ्रेंच में 100 आदमी है तो डच में भी 100 आदमी बैठेगा, एक भी ज़्यादा नहीं, एक भी कम नहीं। दूसरा 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 अमेंडमेंट क्या रहता है, मतलब दूसरा लोग क्या रहता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी बताना भूल गया। ठीक है, वो चीज़ क्या है, सॉरी वो चीज़ मैं भूल गया। बेल्जियम की कहानी सुनी आपने? बेल्जियम में जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, उसकी कहानी बिल्कुल अलग है। उसमें 80% फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है और 20% डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ब्रुसेल्स में क्या होता है कि 80% फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, 20% डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। और फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो थोड़े से ज़्यादा मतलब एडवांस है, मतलब उन लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा जल्दी मिली है। जब वहाँ पे वो भी असल में इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है, जब वो इंडिपेंडेंट हुआ तो फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप हो गए और डच स्पीकिंग पीछे रह गए। तो डच स्पीकिंग को लगता था कि लोग हमको दबा देंगे। ठीक है, तो ब्रुसेल्स में कहानी अलग थी, सेंट्रल में कहानी अलग थी। सेंट्रल में कितना था आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और ब्रुसेल्स में कितना था, 80-20 का रेशियो था। दूसरा लॉ ये लोग क्या लाते हैं कि ब्रुसेल्स सिटी में भी फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग MLA, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मैंने ये लोग की अपनी स्टेट गवर्नमेंट तो थी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट तो थी, स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे काम नहीं है। इन लोगों ने अपनी कैपिटल गवर्नमेंट भी बनाई है, माने कैपिटल में भी एक गवर्नमेंट है, दूसरे में भी एक गवर्नमेंट है। ठीक है, तो उसमें भी यही था कि जितने फ्रेंच स्पीकिंग होंगे उतने डच स्पीकिंग होंगे। ठीक है, ये हो गई आपको ब्रुसेल्स की कहानी। ठीक है, अब दूसरा लॉ मैंने आपको बता दिया। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि इन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, इन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जो कि जो है कहाँ गया यार, हाँ, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो हर एक
लैंग्वेज बोलने वाले की अलग थी, माने 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाए। ये कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते थे कमेंट में एक बार बताइएगा आप लोग। फ्रेंच, ठीक है, डच, ठीक है, और जर्मनी। जर्मनी हालांकि 1% लोग बोलते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उस चीज़ का ध्यान रखा है। अच्छा, बोर्ड में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि डच वालों ने बात क्यों मानी फ्रेंच वालों की कि दोनों के नंबर इक्वल रहेंगे। डच वालों ने बात इसलिए मानी, ये क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, आपको क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको क्या करना है कि उसका चेहरा देखना है, ठीक से समझना है उसको, ठीक है। डच वालों ने फ्रेंच वालों की बात क्यों मानी, क्योंकि फ्रेंच वालों ने डच वालों की बात मानी थी, ठीक है। और फ्रेंच वालों ने डच वालों की बात क्यों मानी, क्योंकि दोनों ही को एक बार में ये बात बनाई गई थी, इसलिए दोनों लोग ही मान गए थे बात में, ठीक है। अब 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट बना गई, तीनों में हम लोगों को 3 चीज़, तीनों में तीनों के पास स्पेशल पावर थी। किसको किसको लेके, कल्चर, मतलब अगर फ्रेंच वाला बंदा फ्रेंच के कल्चर में कुछ गलती करता है तो फ्रेंच कम्युनिटी उसको देखेगी, ठीक है, उसको और कोई नहीं देखेगा। एजुकेशन, माने फ्रेंच वाला बंदा का कोई एजुकेशन सिस्टम चल रहा है और उसमें वो कुछ गलती करता है तो उसको फ्रेंच की कम्युनिटी गवर्नमेंट ही देखेगी, कोई और नहीं देखेगा। और लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज के आधार पर ये कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं थी, तो लैंग्वेज तो होना जरूरी है। तो आप लोग ऐसे याद रखते हैं, ये सेल करके, ये जो है सेल करके इन तीनों ने अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया था, जिसमें सेल ये लोग रूल करते थे। सेल रूल इन द सेंस कि ये लोग कल्चर पे ध्यान दे सकते थे, एजुकेशन पे ध्यान दे सकते थे, लैंग्वेज पे ध्यान दे सकते थे। उसके बाद अब हम लोग लास्ट एक और बात होती है, बहुत सारे पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी, समझ गए। बस यही 4 है, आपको याद रखना है चारों का हम लोग एंड में एक बार रिकैप कर लेंगे ताकि हम लोग को अच्छे से याद रहे, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। ओके, ये किसी कारण से ना ये काम नहीं कर रहा स्लाइड शो, ठीक है, मैं इसको ये करके देख लूँगा, बाकी आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ, तो होता क्या है कि बेल्जियम का एकोमोडेशन मॉडल इतना बेहतर था कि आगे चल के यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज थी सब एक साथ आती है और अपना एक यूरोपियन यूनियन बनाने का घोषणा करती है। तो यूरोपियन यूनियन जब बनती है, ठीक है, तो उसका सबसे पहला हेडक्वार्टर का जो बनने का पसंद था वो बेल्जियम को बेल्जियम के कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स को माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रुसेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ब्रुसेल्स को सबसे पहला माना जाता है कि ब्रुसेल्स में बनना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको इन दोनों कहानी से क्या समझ में आता है, यह सवाल है। तो हमें यह समझ में आता है कि दोनों देशों में इतनी कंपोजिशन थी, इतनी सिटी थी, दोनों देशों में अलग अलग कम्युनिटी थी, अलग अलग बात विवाद थे, लेकिन दोनों देशों ने 2 रास्ता चुना, ठीक है। एक देश जैसे बेल्जियम ने शांति और अमन का रास्ता चुना, जिससे किसी भी जान माल की हत्या नहीं हुई और सारे लोग एक ही देश में अच्छे से रह सके। लेकिन एक देश में क्या होता है कि पूरी तरीके से मर्डर बीडर सब हो जाता, नहीं मर्डर नहीं, अच्छा इसको काट दूंगा मैं, है ना, ये यूट्यूब पे बोलना नहीं है। मतलब एक देश में कटिंग सेटिंग हो जाता है, सीधा सीधा बात समझिए। तो एक देश में कटिंग सेटिंग हो गया। अब यहाँ पे अब आगे बढ़िए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों डिज़ायरेबल है। तो सबसे पहली बात 2 कारण से, एक पोटेंशियल रीज़न, एक मोरल रीज़न। पोटेंशियल रीज़न ये है कि पावर शेयरिंग, ठीक है, पावर शेयरिंग जो है वो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस को कम कर देता है, ठीक है। और मोरल रीज़न क्यों, क्योंकि यह जो है ये वेरी फर्स्ट, देखिए ये द वेरी फर्स्ट स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये वेरी फर्स्ट स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। इसमें बस इतनी बात है, इसमें ज़्यादा कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, इसलिए हमें इसको डायरेक्ट ही याद करना है। अब आगे आ जाते हैं। ये फ़ोटो में बताया गया था कि एक इस फोटो के बाद हम लोग को बताया जाता है कि कोल्यूशन गवर्नमेंट क्या होता है। अब इसको आप लोग ध्यान से समझिए, है ना।
हम लोग के देश में टोटल 543 सीट्स है पार्लियामेंट में, मतलब 543 जो है हम लोग के देश को अलग अलग छोटे छोटे टेरिटरी में बांटा गया और उतने दूर में इलेक्शन होती है, ठीक है। 543। अब हम लोग के देश में जब भी कोई इसका हाफ 543 डिवाइड बाई 2 प्लस इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू कितना होता है, क्या होता है, तो कितना हो जाएगा, 2 2 6 और 2 6 7 227, 2 6 और 7, ठीक है। और प्लस हम लोग को एक मेंबर और मतलब जिसकी 2 6 8 सीट्स आ जाती है जिस भी पार्टी की, वो उस साल अपना प्राइम मिनिस्टर बनाता है और वही प्राइम मिनिस्टर देश को अगले 5 साल के लिए रूल करता है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश किसी पार्टी की इतनी सीट्स नहीं आती है और यही सीट्स 2-3 पार्टी में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 पार्टी आपस में मिलकर अगर इस नंबर को पूरा कर देते हैं तो इसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। अब इस फोटो से हम लोग को क्या बताने का कोशिश कर रहा है, एक समय में जर्मनी में क्या हुआ था कि 2 अलग अलग सोच रखने वाली पार्टी, ठीक है, 2 अलग अलग सोच रखने वाले, ये ऐसी ये 2 अलग अलग सोच रखने वाली पार्टी को सीट्स भी हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। अब डेमोक्रेसी का तो रूल ये है कि तो यहाँ पे होता क्या है कि जर्मनी में 2 अलग अलग सोच रखने वाली पार्टी जीत जाती है, दोनों का हाफ नंबर आता है। तो दोनों क्या करती है कि अब किसी को तो प्राइम मिनिस्टर उतारना था, अगर कोई नहीं उतारता है तो क्या होता है, एक री इलेक्शन हो जाता है। तो किसी को उतारना था तो दोनों लोग कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है, तो दोनों का सोच अलग था, इसलिए दोनों का निर्णय एक बार भी मैच नहीं खाता है, ठीक है। इसलिए इस कार्य से हमें बताने का कोशिश किया जाता है कि 2 कोलिशन गवर्नमेंट दो एक गाड़ी को दोनों तरफ लेके जाती है, जो कि गाड़ी कहीं नहीं पहुंचता है। जर्मनी का उस समय में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये वाला जो स्टोरी है ये आपके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ कहानी नहीं है, इसमें ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी ऐसे प्लस साइन वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसको खुद से कर ले, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। हाँ, ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ ऐसे, यस, ठीक है। पावर शेयरिंग के कुल मिला के 4 फॉर्म है, ठीक है। पहला है आपको हॉरिजॉन्टल वे, जिसमें पावर जो है वो एक ही लेवल में 2-3 बॉडी को, गवर्नमेंट बॉडी को डिवाइड कर दी जाती है। जैसे ये इंडिया में है, इंडिया में होता क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में पहला होता है हम लोग पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। हम लोग में ये 3 है, इन तीनों में इक्वली पावर डिवाइड कर दी गई है। इससे होता क्या है कि चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम बना रहता है, मतलब कोई एक पावर का ओवर यूज़ न कर ले। और ये मान लीजिए एग्जीक्यूटिव कुछ ज़्यादा करेगा तो जुडिशरी उसमें जा सकता है, लेजिस्लेटिव कुछ ज़्यादा करेगा तो जुडिशरी जा सकता है। और इसमें जुडिशरी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा फ्री होता है। ये बातें सारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है, ठीक है। अब आ जाता है दूसरा फॉर्म क्या होता है, दूसरा फॉर्म होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल जैसे होता है, हाँ, दूसरा होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। ये इसको एक तरीके से फेडरलिज्म कहा जाता है। फेडरलिज्म अगला पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। इसको फेडरलिज्म कहा जाता है, जिसमें पावर अलग अलग लेवल पे डिवाइड होती है। जब जो सबसे ऊपर होता है उस पर सबसे ज़्यादा पावर होती है, मतलब हाई लेवल। जो सबसे नीचे होता है उस पर सबसे कम पावर होती है, माने लो लेवल। सबसे हाई लेवल पे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बीच में इंडिया में आता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। और सबसे नीचे आता है लोकल गवर्नमेंट। ये पूरा चैप्टर है फेडरलिज्म। तो हम लोग जब फेडरलिज्म पढ़ेंगे तो इसमें और अच्छे से समझेंगे कि जैसे कैसे होता है।
तो उसके जानने के लिए भाईजान सब्सक्राइब। तो फेडरलिज्म हो गया। अब फेडरलिज्म के बाद तीसरा फॉर्म आता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। जैसे कि बेल्जियम में देखा, इंडिया में कोई कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है, हाँ, लेकिन रिजर्वेशन इसी कम्युनिटी गवर्नमेंट का एक रफ एग्जाम्पल है। कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे बेल्जियम में देखा कि एक कम्युनिटी को अपनी गवर्नमेंट ईजी नहीं होती है। इसमें इतना ही। लास्ट आता है आपको प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, प्रेशर ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप्स ये होता है जो गवर्नमेंट के पार्ट नहीं होते, जो कि नॉर्मल कॉमन पीपल होते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन, उसका एक ग्रुप है मान लेते हैं। सरकार एक लॉ निकालती है जो बिजनेसमैन के लिए बहुत खतरनाक है। तो बिजनेसमैन के ग्रुप प्रोटेस्ट पे बैठ जाएंगे और उस सरकार में न होने के बावजूद भी उस कानून को बदल सकते, उसको हटा सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स इसी को बोलते हैं और कुछ नहीं है। प्रेशर ग्रुप्स में अलग अलग एग्जाम्पल है, फार्मर। ठीक है, फार्मर का प्रेशर ग्रुप्स होता है। और भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी प्रेशर ग्रुप बन जाती है। अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अभी बीजेपी लीडिंग में है और अपोनेंट है कांग्रेस, तो कोई चीज़ बीजेपी अगर ऐसा नहीं करती है तो कांग्रेस उसमें उंगली उठाती है। तो यही होता है प्रेशर ग्रुप, और कुछ नहीं होता है। न्यूज़ पे आप लोग देखते रहिए, हालांकि न्यूज़ पे आजकल तो चलता भी नहीं है प्रेशर ग्रुप सब क्या है, मतलब न्यूज़ तो क्यों ही देखते हो अगर तुम लोग देख भी रहे हो तो। ठीक है, मगर देखा करो भाई, फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी की। यही सारी बातें आपको इस सारे स्लाइड्स में लिखी गई है। एक बार आप इस सारे स्लाइड्स की रफ रीडिंग कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग का जो चैप्टर है वो ख़त्म होने पे आ गया है दोस्तों चैप्टर हो चुका है ख़त्म। ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं, इस चैप्टर के पहले पेज में आ जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा बहुत रिकैप ले लेते हैं, हम लोग की जैसी आदत है। ख़त्म होने के बाद छोटा सा रिकैप। पावर शेयरिंग, सबसे पहली बात हम लोगों ने देखा कि बेल्जियम की कहानी क्या थी, इसमें कंपोजिशन क्या थी, डच कम्युनिटी कैसे डिवाइडेड थी, श्रीलंका की कहानी क्या थी। श्रीलंका ने मेजोरिटेनिज्म अपनाया, डच ने कमेंडेशन मॉडल अपनाया। श्रीलंका में हज़ारों लोगों की मौत हुई। 1980 से सिविल वॉर शुरू हुआ, 2009 में जाके ख़त्म हो जाता है। हज़ारों लोगों की मौत के बाद अंत में श्रीलंका मान ही जाता है, जो भी तमिल की डिमांड होती है कि हाँ ठीक है, तमिल भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। यही काम पहले कर देता तो बहुत लोग बच जाते हैं। खैर, बेल्जियम क्या करता है? बेल्जियम इज्जत के साथ सबको एकजुट करता है। वो लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड करते हैं। ठीक है, चारों अमेंडमेंट में 4 कानून लाए जाते हैं। वो चारों कानून आप लोग को याद करने हैं। और क्या करते हैं हम लोग, और क्या पढ़ा है? हाँ, कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है डिटेल में समझ चुके हैं। फिर उसके बाद आपको कोलिजन गवर्नमेंट हो गया। और क्या बच रहा है भाई? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हमने डिटेल में देख लिया। और अब हम लोग इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। इस वीडियो के हम लोग एंड में आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यहाँ से आपको चैनल पर दिख रहा होगा, इसको सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हम लोग को प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, उससे जाके और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे कोई और चैप्टर आपको पढ़ना हो तो उसकी वो दिख रही होगी, उसकी थंबनेल दिख रही होगी, आप उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए और अच्छे रहिए, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। और हम लोग मुझे लगता है ये सारी बातें हम लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास हम लोग सब खत्म कर लेंगे सारी चैप्टर। इस चैनल पे मैं आपको सोशल साइंस और साइंस कोशिश करूँगा पूरी तरह। ठीक है, मैथ्स में अपना ध्यान देंगे, तो मैथ्स के लिए आप कुछ और कर लें। सॉरी फॉर नेट, कोशिश करेंगे हम लोग धीरे धीरे, अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैथ्स में भी अपग्रेड किया जाए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट टिप्स देना चाहें तो कमेंट सेक्शन खुला है। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।